Brought to you by Techno Camon 30 series. देखिए, मैं इस बात से उसकी सर्वे से सहमत नहीं व्यक्तिगत तरीके से, क्योंकि 2019 के चुनाव से और 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। और फ़र्क ये था कि 2024 का चुनाव जो है वो सेकुलर मुद्दे पर लड़ा गया, संविधान बचाओ पर लड़ा गया और बेरोज़गारी पे और महंगाई पे लड़ा गया। देखिए, मैं समझता हूँ 2019 के बाद तो थोड़ी सी एक राजनीति में एक बदलाव आया। राजनीति में बदलाव ऐसा आया कि बोले एक ऐसा मान लीजिए एक धर्म के नाम पर राजनीति हुई, और 2019 के बाद से अब तक जितने भी बोले जा रहे हैं या 2024 की जितनी भी तैयारी चल रही है, तो थोड़ा भाजपा का जो है वो मुसलमानों के प्रति नज़रिया ऐसा महसूस हुआ हमें कि अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अच्छा काम नहीं किए हों। आज हम बिल्कुल सही तरह से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बस थोड़ा सा ये बात है कि यहाँ की जो महंगाई है, महंगाई स्तर बहुत बड़ा है। जब भी कभी किसी मुसलमान का उत्पीड़न हुआ, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं सुना किसी ने। किसी का घर बुलडोजर से ढाया तो नहीं, किसी को अनावश्यक रूप से मतलब ये कि लिंचिंग कर दी गई तो नहीं, मतलब किसी भी परेशानी में प्रधानमंत्री ने एक शब्द कभी नहीं बोला 10 साल के पीरियड में। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल सामने आया, उसमें सर्वे के मुताबिक जिस तरीके के आंकड़े निकल कर के सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले अब भाजपा को यानी पूरे एनडीए को कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज की तरफ से 6% तक के वोट की गिरावट की बात निकल करके सामने आ रही है। दूसरा एक विषय इस पूरे सर्वे के मुताबिक जो निकल करके सामने आ रहा है कि लगभग बसपा को जो वोट 2019 में मिला था, उतना भरोसा बसपा पर इस बार मुस्लिम समाज ने नहीं कर पाई जो है। और उसके मुताबिक अब इस बार जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो जो वोट है 34% तक, वो इस बार इंडिया ब्लॉक पर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया है। इसको लेकर हमारे जो संभल में मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वो क्या वजह मानते हैं और जो सर्वे निकल करके सामने आ रहा है उस पर उनकी नज़र क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और एग्जिट पोल पर बात करेंगे। क्या नाम है आप? रशीक अनवर। रशीद जी, एक अभी जो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आया, उसमें एक चीज़ निकल के सामने आई कि 2019 में जो एनडीए को वोट मिला था, उसमें इस बार 2024 के चुनाव में 6% तक की जो गिरावट जो देखने के लिए मिल रही है, ऐसा अनुमान है। क्या वजह मानते हैं कि क्या 2019 के मुकाबले भाजपा या पूरा एनडीए इस बार मुस्लिम को रिझाने में कमज़ोर हो पाया? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मुस्लिम समाज का ज़्यादातर वोट बैंक है, क्योंकि वो एक तरह की अपने मतलब उसकी लड़ाई लड़ रहा था वजूद की, जबकि मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया गठबंधन से ज़्यादा मुत्तफिक रहा, और इसीलिए वो सारा वोट बैंक जो था ना, वो इंडिया गठबंधन को गया। और जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा का क्योंकि उन्होंने जो कैंडिडेट्स कुछ जगह ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उसमें बसपा ने मुसलमानों को ही वोट दिया, ताकि जो मुस्लिम वोट है वो डिवाइड हो और उसका फ़ायदा सीधा साधा बीजेपी को हो। तो ये देखा गया है कि जैसे कहीं यादव बहुल क्षेत्र था तो उसको यादव को दे दिया गया बसपा का, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी रिमोट कैंडिडेट्स थे जो बसपा ने उतारे। मतलब ये कहा जाए कि इस बार का जो चुनाव था 2019 के मुकाबले जातिवाद पे आ गया था, ये कहीं ना कहीं। नहीं, जातिवाद पर तो नहीं था। ऐसा नहीं है कि जातिवाद पर हो, सारी जातियां सबको मिली हैं। मुस्लिम ने भी भाजपा को वोट दिया है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है। लेकिन वो सबसे बड़ी बात ये रही कि मुसलमानों का जो दिल दुखा है, सबसे बड़ी बात का ये है कि आपके जो है ना सोने को बांट दिया जाएगा। आपकी अगर 2 भैंसें होंगी तो 1 भैंस उनको दे दी जाएगी। आपका मंगलसूत्र जो है ना वो खतरे में आ जाएगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हम लोगों का दिल दुखता है। या तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात ना करें, और विश्वास की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस ना बोलें। तो प्रधानमंत्री के इन बयानों की वजह से शिफ्ट कर गया? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली इसी वजह से मुसलमान शिफ्ट हुआ है। वरना हम अगर राहुल जी को, अखिलेश जी को, मायावती को, ममता को वोट दे सकते हैं, तो हम योगी मोदी को क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। चलिए, यहाँ के लोगों की बात है। क्या लगता है आपको कि 2019 के मुकाबले जो है अब 24 में आकर के मुस्लिमों का जो वोट है वो लगभग सर्वे के अनुसार 6% तक की गिरावट जो है मान करके जो दिखा जा रहा है? क्या लगता है इसके पीछे? पहले जो चुनाव और फिर चल रहा था, उस समय जो है विकास को लेके बात हो रही थी। मोदी जी सिलेंडर दिखा रहे थे, जब वोट डालने जाएं तो आप सिलेंडर देख कर जाएँ, 400 का हो गया।
आज 1200 का सिलेंडर है तो कोई दिखाने की बात नहीं करते। उस समय नफरतों की राजनीति नहीं थी, अब के नफरत की राजनीति फैलाकर जो है दो एक दीवार खड़ी की गई बीच में, और उस दीवार को पाटने के लिए और संविधान को बचाने के लिए मुस्लिम ने एक मत होकर जो है कांग्रेस और सपा को सपोर्ट किया है। जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा का वोट भी जो है मुस्लिम का जो था वो अपने जो है बसपा में ले जाकर जो है इसी तरफ आया है, अपने संगठन की तरफ। क्योंकि अब हम ये नहीं चाहते कोई भी लोग कि नफरत की राजनीति और नफरत की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए और आपस में देश का और हमारा जो है विकास होना चाहिए। बसपा से जो है क्यों वोटर जो है दूर हो गया, जो 34% तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में इस बार जो है मुस्लिम वोट जो है शिफ्ट कर गया है पिछली बार के मुकाबले। बसपा का जहाँ तक सवाल है, वोटर्स में एक मैसेज ये रहा कि बहन जी कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई हैं और वो अपनी बात खुल के नहीं कह पा रही। उसका प्रमाण मैं ये देता हूँ कि उन्हीं के भतीजे जो है, उसने जो है आकाश नाम था, उसने बहुत कुछ कहना चाहा तो उसको भी वहाँ से हटा दिया गया। तो बसपा कहीं ना कहीं रेस के बीजेपी के दबाव में। क्या लगता है 19 के मुकाबले जो है 6% तक की गिरावट का अनुमान है जो है मुस्लिम वोट में, जो है जो एनडीए को 19 में मिला था, इस बार क्या लगता है आपको 24 में ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मुस्लिम बीजेपी से पहले से कभी खुश नहीं रहा और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार दे दिए जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं वोट बिल्कुल देते हैं। काफ़ी सारे संगठन भी बना रखे हैं, अल्पसंख्यक समाज है, इसके अलावा और भी संगठन हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अब वहाँ पर आकर जब आपने चोट मारी उनके दिल पर, उनके साथ विश्वासघात जैसा एक आपने कृत्य किया, तो उससे काफ़ी सारा वोट बैंक जो है वो डामाडोल हुआ मुस्लिम का। और रहा एग्जिट पोल का मसला, ये एग्जिट पोल है ना कि एग्जैक्ट पोल है। एग्जैक्ट पोल नहीं कह सकते इसको आप। 2004 का एग्जिट पोल आप देखेंगे पीछे जाकर तो बिल्कुल नतीजों के विपरीत रहा था। हो सकता है कि ये भी यहाँ आके भी ऐसा सामने देखने को मिले हमें कि एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत नजर आए सारे आंकड़े। बसपा की जो स्थिति है वो ये कह रहे हैं कि अभी 2019 में जो वोट मिला उसके मुकाबले बसपा की भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं -34 की तरफ जो चल पड़ी है। कह रहे हैं कि टोटल ओवरऑल जो है वो शिफ्ट कर गया है जो है आपका इंडिया ब्लॉक पर जो है। हाँ, ऐसा है कि बीएसपी का एक तो हमें कोई भी एक्टिव रोल देखने को नहीं मिला इस बार। मायावती जी की रैली हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिली। इससे लोगों में एक भावना पैदा होती है कि बहन जी क्यों साइलेंट हैं। वो भावना आम जनता तक हम ही लोगों में से लोग पहुंचा देते हैं। वो ऐसी भावना उनके मन में पैदा हो जाती है कि वो वोट अलग शिफ्ट हो जाता है जाकर। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, काफ़ी सारा वोट शिफ्ट हुआ है। ये क्या लगता है 19 के मुकाबले जो है 6% तक की जो है गिरावट का जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है, जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है उसके अनुसार जो है, तो क्या लगता है कि एनडीए में ऐसा जो क्यों हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकास कार्यों की जो गति है और जो विकास कार्य हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरावट मिली है। कहीं किसी वर्ग को ज़्यादा वरीयता दी गई है तो कहीं किसी वर्ग को बिल्कुल नगण्य कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए 6% की जो गिरावट है वो है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी एक समाज के या किसी एक वर्ग के हैं। उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरे लिए सभी समान है, इस देश का हर एक नागरिक मेरा है। लेकिन वो सब बातें वो भूल गए। इस वजह से चुनाव में जो गिरावट या वोटर का जो मन था वो कहीं ना कहीं डामाडोल हुआ है और यही वजह है कि चुनाव में गिरावट आई है। क्या लग रहा है आपको इस बार जो है 19 के मुकाबले जो है 6% तक की गिरावट एनडीए के वोट में जो आ रही है मुस्लिम समाज की तरफ से, ऐसा क्यों हुआ 2024 में आकर के? इसके पीछे क्या एक बड़ा कारण? नहीं, एक तो बात मुद्दों की करी जाए तो बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य को लेकर हमारी आज भी बहुत सारी ऐसी कमियां रही हैं। गवर्नमेंट ठीक है, ऐसा नहीं है, पर जो विकास के मुद्दे हैं वो रुके हुए हैं। आज युवा बेरोजगार है, वो अपने उसके लिए लड़ा है कि भाई मुझे क्या करना है, और तमाम बेरोजगारी का आलम है और महंगाई चरम सीमा पर है। आज देखो सिलेंडर 1200 से लेके और बढ़ता ही जा रहा है इसका रेट भी। तो ऐसा कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां रही हैं जिसको सरकार से लेके और चीज़ों को लेके हमें ये देखना होगा कि किसकी सरकार ठीक है। और रही % वोट की बात, ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और रही मीडिया की उसकी बात कर रहे हैं कि इस समय एग्जिट पोल जो चल रहा है, मैं मानता हूँ कि एग्जिट पोल कभी भी क्लियर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव रहता है। ये हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि एग्जिट पोल क्या बोल रहा है ये तो कल के लिए नतीजे बताएंगे। ये 4 तारीख के आने वाले नतीजे हैं, ये बताएंगे कि कौन क्या है। लेकिन जो इस समय आप स्तर की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे, तो उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ और पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन को कहें, हम बहुजन समाज पार्टी को कहें। बहुजन समाज पार्टी भी अपने आप में अपना बेस वोट ले हुए है।
आज बहन जी की कहीं ना कहीं पकड़ जो करी जाती है उसके बेस वोट की वजह से पकड़ करी जाती है। तो बहन जी का अपना एक बल है, अपने एक बहुमत है। लेकिन सर्वे में तो जो चीज़ें जो सामने है इसमें ये कहा जा रहा है कि 34% तक जो इंडिया ब्लॉक पर जो शिफ्ट कर गया है 19 के मुकाबले। बात एक्चुअल में क्या है, जो बीजेपी के साथ जो वोट गया है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के यादव समाज से वोट उधर के लिए ट्रांसफ़र हुआ है। 6% वोट जो हम जो कहना चाह रहे हैं, बीजेपी जहाँ मजबूत हुई है तो वहाँ सपा का वोट ट्रांसफ़र हुआ है, ना कि उसका आप बात करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट अपना उसके साथ है और बहुजन समाज पार्टी अपने आप में मजबूत है। ऐसा नहीं है, आने वाले 2027 का चुनाव बहन जी का रहेगा और ईश्वर ने चाहा तो देखते हैं क्या होता है। बात करें अगर संभल समेत जो है तमाम सारी लोकसभा सीटों में अभी जो एग्जिट पोल सामने आया है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का, उसमें कहीं ना कहीं ये एक सर्वे में चीज़ सामने आई है कि 6% तक एनडीए को जो 19 में वोट मिला था वो 6% तक जो कम हुआ है। क्या आपको इसके पीछे का जो है लगता है क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि जो है मुस्लिम वोट में जो है 6% तक की गिरावट है? देखिए, मैं इस बात से उसके इस सर्वे से सहमत नहीं व्यक्तिगत तरीके से, क्योंकि 2019 के चुनाव से और 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। और फ़र्क ये था कि 2024 का चुनाव जो है वो सेकुलर मुद्दे पर लड़ा गया, संविधान बचाओ पर लड़ा गया और बेरोज़गारी पे और महंगाई पे लड़ा गया। और जब ये मुद्दे उछल के जनता के बीच में आए और जनता इन मुद्दों से जुड़नी शुरू हुई तो भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी वही नफ़रत वाली जो राजनीति थी वो आगे बढ़ाई और उस पर यह हुआ कि मोहब्बत की दुकान खुल रही है, नफ़रत का बाज़ार बंद करने के लिए। तो ये जो मुद्दे थे, इन्होंने ये बात तय करा दी, कहीं बुलडोज़र, कहीं मस्जिद को गिराना, कहीं दूसरी जगह बेकसूरों पर डंडा चलवाना, पोलिंग पर धांधली करना पुलिस की और प्रशासन की, ये सब ये बात दिखाती थी कि ये चुनाव जो है संविधान के मुताबिक सेकुलर मुद्दों पर नहीं हो रहा सत्ता पक्ष की तरफ से, और उनकी तरफ से जो चुनाव का एजेंडा है वो नफ़रत फैलाओ और सीट हासिल करो वाला मुद्दा था। उस मुद्दे को वो कहाँ तक लेके गए ये बात वो जानते हैं, लेकिन अगर वो फेल ना हो, मैं ये कहता हूँ आपका और इंडिया टुडे का जो नज़रिया मेरा उसके खिलाफ है। अगर वोट बैंक कम होता तो मोदी जी को ये जो सेकुलर, जो मोदी जी के पास जो ये सामने जो मुल्क के सामने जो जनता आ रही थी, उसे मोदी जी को ये कहने का मौका न मिलता जो उन्होंने अपने बयानों में कहा है। कहीं मंगलसूत्र, कहीं मकान बांटना, कहीं ये सब क्या था, क्यों कहना पड़ी वो बातें जो स्तर से गिरी हुई बातें थी, जो देश के संविधान के खिलाफ थी, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ जो बातें थी। देश का प्रधानमंत्री अगर इतना नीचे स्तर से गिर सकता तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, और अगर वोट 6% कम होता तो प्रधानमंत्री जी को ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल नेगेटिव सोच है और इसे बरगलाने के लिए तय किया गया कि इतना परसेंट मुस्लिम वोट 199% वोट जो है एक तरफा इंडिया को गया। बीएसपी का साथ छोड़ करके क्यों मुस्लिम वोट जो है शिफ्ट करने के लिए फिर मजबूर? वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पूरे 5 साल तक चुनाव 2019 से 24 के बीच में मैडम जो हैं मायावती जी वो बिल्कुल खामोश रही इस मुद्दों पे। जितनी लड़ाई लड़ी गई एंटी मुस्लिम या मुसलमानों के डिफेंस में या उनके बचाव में, इंसाफ की बात कहने वाले जितने लोग आए, उसमें न मैडम थी न मैडम का कोई नेता था। बिल्कुल उन्होंने अपने आप को उससे बचाए रखा लड़ाई से। अब जब लड़ाई बचाए रखा अपने और लड़ाई शुरू हो गई तो फिर क्षेत्र में कौन इंतज़ार करता उनका कि वो कब आएंगी, क्या बयान देंगी। दूसरी बात ये, उनकी इमेज ये बन चुकी थी और बनी हुई है मुस्लिम्स में भी और दूसरे शेड्यूल कास्ट में और सब में, पिछड़ों में, कि वो बी टीम है बीजेपी की। वो बीजेपी से डरती है क्योंकि उनके भतीजे के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन हो चुका था। इस वजह से वो समझती कि आय से अधिक संपत्ति वाला मामला मेरे खिलाफ न खुल जाए, इसलिए वो बीजेपी से खामोश रही। और वो बीजेपी उनकी नीयत इस बात को साबित करती है, उनका एजेंडा ये साफ हो गया जब उन्होंने टिकट बांटे। टिकट उन्होंने इस बात से बांटे कि इंडिया गठबंधन का कोई मुसलमान जीत के नाम है, मुस्लिम वोट पोलराइज हो रहा है एक तरफ को, इंडिया गठबंधन के जो दूसरी जातें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं एंटी बीजेपी, तो वो जीत के ना है। उसे काटने के लिए बीजेपी के एजेंडे पे काम करके उन्होंने टिकट बांटे। ये यहाँ के लोगों की राय है कि मुस्लिमों की बसपा को लेकर के आखिर क्या सोचना है, ये उन्होंने बताया। यहाँ कुछ और भी लोग उनसे जानेंगे। क्या लगता है आपको 19 के मुकाबले 6% तक की वोट की गिरावट अभी जो देखने के लिए मिल रही है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया उसके सर्वे में जो है मुस्लिमों की तरफ से, क्या है इसकी वजह, आपको क्या लगता है? देखिए, सन 2014 में जो भाजपा पूर्ण बहुमत में आई, उस टाइम भाजपा सरकार ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और ये 2019 तक कई हद तक कारगर भी रहा।
लेकिन मैं समझता हूँ 2019 के बाद तो थोड़ी सी एक राजनीति में एक बदलाव आया। राजनीति में बदलाव ऐसा आया कि बोले एक ऐसा मान लीजिए एक धर्म के नाम पर राजनीति हुई, और 2019 के बाद से और अब तक जितने भी बोले आ रहे हैं या 2024 की जितनी भी तैयारी चल रही है, तो थोड़ा भाजपा का जो है वो मुसलमानों के प्रति नज़रिया ऐसा महसूस हुआ हमें कि अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने अच्छा काम नहीं किए हों। आज हम बिल्कुल सही तरह से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बस थोड़ा सा ये बात है कि यहाँ की जो महंगाई है, महंगाई स्तर बहुत बड़ा है। सिलेंडर पर देख लीजिए, ऑयल पर देख लीजिए, चावल है, दूध है, दही है, और यहाँ तक कि आप देख लीजिए जो बच्चों की स्टेशनरी है, जो वर्ल्ड में मैं समझता हूँ कहीं पर भी टैक्स नहीं है, तो वो टैक्स भी यहाँ लगाया। तो ये राजनीति जो थोड़ी धर्म के मुस्लिम के धर्म के विरुद्ध जो राजनीति भाजपा सरकार ने की है, तो इससे थोड़ा सा मुसलमान हटा है। अच्छा, बसपा से क्यों दूरी बना ली? जो है 34% तक का जो है सर्वे में जो रिपोर्ट आई, 34% तक की गिरावट आ रही है, जो उसमें बसपा से क्यों दूरी बनाई फिर मुस्लिम ने जो है? जबकि बसपा ने तो जो अपने प्रत्याशी थे वो कई सीटों पर मुस्लिम भी उतारे, संभल सीट पे भी जो प्रत्याशी जो मुस्लिम था, इसके बावजूद भी दूरी। एक बसपा का रोल मैं समझता हूँ कि 2019 में भी आप सब लोगों ने देखा, बसपा का रोल सही न रहा। बसपा ने भी वही काम किया जो मतलब भाजपा ने कहा। बसपा का रोल ऐसा था कि वहाँ पर वही सीटें भाजपा ने दी कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी हमारी जीत सके। तो भाजपा का रोल भी अच्छा रहा, ना मुसलमानों के प्रति अच्छा रहा, ना उनके देश के प्रति कुछ अच्छा रहा। मायावती का रोल बिल्कुल ऐसा मान लो खत्म सा रहा। 2019 में उनकी कितनी सीटें आई? कुछ भी नहीं। ना वो किसी टॉपिक पे बोलती है, ना किसी गरीब के लिए बोलती है, ना किसी मजदूर के लिए बोलती है। मायावती खुद एक वो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल किसी मामले में साथ नहीं देती। तो मुसलमानों ने इसलिए जो है वो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा, और अब जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ लिया। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अब 10 साल भाजपा को हो चुके हैं, तो थोड़ा सा वो आराम कर लें तो बहुत बेहतर है। 10 साल बहुत होते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। मोदी जी हमारा 18-22 घंटे काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ उनकी उम्र भी हो चुकी है, थोड़ा सा वो आराम कर लें, और यही मौका जो है वो इंडिया गठबंधन को दिया जाए। क्योंकि इंडिया गठबंधन भी तो हमारे ये सब लोग भारत के ही तो हैं, इनका भी तो हक बनता है कि कुछ साल ये रहें, कुछ साल ये रहें। तो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बदलाव का मतलब ये होता है कि जो इनकी भाजपा की कमियाँ ये आने वाले जब ये हारेंगे जाएंगे तो ये कमियाँ उसको पूरा करेंगे। चलिए, क्या लगता है आपको जो है 19 के मुकाबले जो है 6% तक की गिरावट एनडीए को इस बार मुस्लिमों की तरफ से जो है वोट बैंक में हुई है? क्या लगता है आपको उसके पीछे का कारण क्या है, क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरे सभी साथियों ने जो बात बताई है वही मुद्दा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से वो बातें कतई अच्छी नहीं लगती जो बहुत ही कहना चाहूँगा कि घटिया किस्म की हैं। जैसे कपड़ों से आदमियों को पहचानो, जैसे कि ऐसी बातें। जब भी कभी किसी मुसलमान का उत्पीड़न हुआ, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं सुना किसी ने। किसी का घर बुलडोजर से ढाया तो नहीं, किसी को अनावश्यक रूप से मतलब ये कि लिंचिंग कर दी गई तो नहीं, मतलब किसी भी परेशानी में प्रधानमंत्री ने एक शब्द कभी नहीं बोला। 10 साल के पीरियड में अगर पहचान कराई हमारी तो इस रूप में कराई कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, या मतलब ये कि ज़्यादा राशन खाने वाले, या बहुत सारी बातें कुल मिला के। मेरा मकसद इससे नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषणों की वजह से जो है वो 100% मुस्लिम वोट में जो गिरावट 100% कुल मिला के नीतियों की वजह से और भाषणों की वजह तो से। फिर बसपा का वोट जो 34% तक बसपा का वोट इसलिए कम हुआ कि जनता ने ये पहचान लिया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड के यूज में इस्तेमाल होती है। इसको पहचानने में उसे समय भले ही लगा और परसेंटेज धीरे धीरे कम होती गई। उसने ये पहचाना कि अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं तो हमारा टारगेट जो है पूरा नहीं हो पाएगा। जनता ने अपना एक टारगेट बनाया और उसने एक तरफा वोट किया। भले ही सरकार किसी की भी बनो, परंतु जनता अपने मिशन में 100% सफल रही। क्या लगता है आपको जो है 19 के मुकाबले 6% तक की गिरावट मुस्लिमों के वोट में एनडीए को मिलने वाली, क्या है इसके पीछे कारण? इसका अंदाज़ा तो तुमने भी लगा लिया होगा। क्या 6% की गिरावट मुसलमानों में हुई है? यहाँ पे कौन सी पार्टी का ऐसा मुस्लिम लीडर था जिसने चुनाव न लड़ाया? कहाँ गिर गया परसेंटेज? यहाँ और बड़ा है ये जो पोल और वो दिखा रहा है ना एग्जिट पोल, ये सर्वे भी उन्हीं का। तो सब ये ढोल का पोल है, इसमें कोई बात सही नहीं है। ये बातें सब ऐसी है। आज जो इंडिया गठबंधन बना है वो जनता की मांग पर बना है। ये जन विरोधी सरकार जो हमारे देश में चल रही थी, तो जनता की एक आवाज़ ये उभर के आ रही सामने कि सारे दलों को एक हो जाना चाहिए। इन्हें
एक जो जन विरोधी सरकार देश में चल रही है, इसे हटाने के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। अब आप ये देखिए, जो उस गठबंधन से अलग हटा, जो आप बीएसपी वाली बात कह रहे हैं ना, जो उस गठबंधन से अलग हटा, उसका भी हालात ऐसे हुए जैसे बीएसपी के हालात, उसके अपनी वजह से नहीं, उस गठबंधन में ना आने की वजह से उसके हालात खराब हुए। जो गठबंधन से हट के गया, जनता ने उसे नकार दिया, क्योंकि ये जो गठबंधन बना है ना आज, इंडिया अलायंस, ये जनता की मांग पर बनाया गया था। व्यापारी ले लो तो उत्पीड़न, किसान ले लो उसका उत्पीड़न, छात्र ले लो उसका उत्पीड़न, युवा बेरोजगार मारा फिर रहा, कहीं कुछ नहीं है, किसी जगह पे कोई नौकरी नहीं। मतलब अगर इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा रहती जो है बसपा जो है, तो ये स्थिति ना होती 34% की गिरावट वाली। ये कंफर्म नहीं, अभी 34% है, या और 54 हो जाए, या 40 रह जाए, या 20 हो जाए। सर्वे है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, सर्वे तो एग्जिट पोल भी दिखा रहा है, वो सर्वे का कोई वो नहीं है अभी किस तरह का। ये तो चंद घंटे रह गए, उसके बाद पता चलेगी कौन कितने परसेंटेज पर रहा और कौन कितने पानी में है। गठबंधन की सरकार बन रही है, आप भी आना मिठाई खाना। तो चलिए, ये यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग थे, लेकिन इसी के साथ एक मुद्दे पर और बात करेंगे कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ करके एक मुद्दा उठाया कि अगर एनडीए की सरकार 2024 में बनती है तो कहीं ना कहीं संविधान को खतरा हो सकता है, इस लोकतंत्र को खतरा हो सकता है और आरक्षण को खतरा हो सकता है। इसको लेकर भी इन लोगों से बात करेंगे कि क्या अगर जिस तरीके के आंकड़े जो अभी निकल करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी भारी बढ़त दिखाई जा रही है, और अगर ये आंकड़े जो है अगर सत्य में जो है बदलते हैं, जिस तरीके से एनडीए की सरकार अगर केंद्र में बनती है, तो क्या ये खतरा वास्तव में पैदा हो सकता है। इसको लेकर यहाँ के लोग क्या मानते हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में अगर एनडीए की सरकार बन जाती है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, अधिकतर एग्जिट पोल में सभी में बीजेपी को जो है बहुमत की तरफ जो दिखाया जा रहा है, तो क्या लोकतंत्र का जिस तरीके से जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां मुद्दा उठा रही थी जो है चुनाव के दौरान, क्या लोकतंत्र को आरक्षण को खतरा होगा और फिर कैसे बचेगा, अगर ये आपको लगता है? लोकतंत्र को, आरक्षण को और संविधान को और सेकुलर माइंड के हर आदमी को खतरा है। और जहाँ तक बात आ रही है इसके एनडीए की, तो ये तो ज़बरदस्ती की बातें चल रही हैं। टारगेट दिया जा रहा है, सीटों को टारगेट दे दिया गया है कि यहाँ की सीटें हमें चाहिए। और पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि 150 डीएम साहब को जो है वो दिया गया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस टाइम जो है जातिवाद के नाम पर जो है अधिकारियों को निर्देश देकर जो है एक तरफा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल रहेंगे और एग्जिट पोल से मैं कहीं से कहीं तक इत्तेफाक नहीं कर। तमाम राजनीतिक दलों ने जो है चुनाव के समय दावा किया कि अगर एनडीए आएगी तो आरक्षण को खतरा होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा, संविधान को खतरा हो जाएगा। अब कैसे होगा अगर आंकड़े अगर सत्य में जो बदल जाती हैं, सच में बदल जाती है, तो कैसे इससे जो निपटे? देखिए, किसी भी नेता ने या किसी भी हमारे राजनीतिक ने ये अपने मन से बातें नहीं बनाई। इन्हीं के लोगों ने, मीन्स बीजेपी के ही लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स में, अपने भाषणों में और जगह जगह अपनी रैलियों में ये वाली बात उठाई थी। आपने एक वीडियो जारी हुई थी, वो देखी होगी। बीजेपी के कोई नेता हैं शायद हरियाणा के, उन्होंने कहा था संविधान को ऐसे हाथ में लेकर कि इसे हम मनुस्मृति में बदलेंगे, इसे हम हटाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि संविधान पर भी अटैक होगा और लोकतंत्र पर भी अटैक होगा और जितने भी आरक्षण हैं, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, सभी पर अटैक होगा। नुकसान होगा, बिल्कुल होगा नुकसान। जो चीज़ें जो है निकल करके सामने आई एग्जिट पोल के बाद, अब जो है जिस तरीके के चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि अधिकतर एग्जिट पोल में जो एनडीए को जो है बहुमत की तरफ जो दिखाया जा रहा है, तमाम राजनीतिक दलों ने जो चुनाव के समय मुद्दा उठाया कि संविधान को खतरा होगा, आरक्षण को खतरा हो जाएगा, नहीं बचेगा। क्या अब 2024 में अगर ये आंकड़े जो है अगर सच में जो बदल जाती हैं, क्या वास्तव में ये स्थिति पैदा हो जाएगी? क्योंकि ये आरोप तमाम जो है पूरे चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़ करके खूब उठाया। ये सही बात है कि भाजपा सरकार ने जो इलेक्शन लड़ा है, ये 2024 का इलेक्शन है, इसमें तो संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है। मैं समझता हूँ कि वो खतरा हम कैसे नहीं माने। जो आदमी सिर्फ वोट इसी बेस पे मांग रहा हो कि हम संविधान बदल लेंगे, हम सब चीज़ बदल लेंगे, हम अब अपने रूप ही जो है वो सारा काम करेंगे, तो हम ये कैसे नहीं मानेंगे ये सब चीज़ को खतरा हो सकता है अगर एनडीए आती है तो। मतलब आपको लगता है कि मतलब जो खतरा हो जाएगा पैदा? नहीं, खतरा हमें लगता, अब देखिए जब आदमी एक वोट मांग रहा है, हमसे कह रहा है, हाथ उठा के आदमी कह रहा है हम संविधान भी बदल देंगे और ये बदल लेंगे, वो बदलेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, तो हम कैसे नहीं माने इस बात को। जो लोग कह रहे हैं हो सकता है वो करके भी दिखा दें। और मैं सोचता हूँ कि 2024, तो अमित शाह ने भी ये कहा था कि साहब 2024
19 के बाद तो वो इलेक्शन नहीं होने के, अभी 24 में हो रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि संविधान इस तरह का ले आए 2024 में कि आगे आने वाले फिर जो है चुनाव भी खत्म कर दें, वन मैन वन नेशन हो जाएगा, फिर तो ये जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। चलिए, ये बात कही गई जो है चुनाव के समय की संविधान को खतरा होगा, आरक्षण को खतरा हो जाएगा, क्या ये सच हो सकता है अगर ये आंकड़े अगर सच में बदलते हैं? मतलब जब सत्ता पक्ष के जिम्मेदार नेताओं की तरफ से ये बात कही जा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे है। कौन से नेताओं ने इस सत्ता बात पक्ष के हरियाणा के मंत्री थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसको मध्य प्रदेश का एक मंत्री था, महाराष्ट्र का एक मंत्री था, सबने खुल के ये कहा कि इस बार चुनाव बना दो, उनके घर बांट के तुम्हें मिलेंगे और अगर एनडीए की सरकार बनी तो तुम्हारे घर बांट के उन्हें दिए जाएंगे। क्या मतलब है इसका और कैसे बंटवारा होगा? तो अजीत डोभाल को चार्ज दे के ये कहा गया है कि तैयार रहना, ज़रूरत पड़ सकती है। क्या मतलब है इसका? क्यों कश्मीर का तजर्बा चाहते हैं हिंदुस्तान में भी दिखाएंगे। ये और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ डराना धमकाना। और अगर भाई ये हो सकता है कि संविधान ख़त्म करके मोदी का अलग संविधान बने और मंदिरों में मोदी की आगे को मूर्ति लगनी शुरू हो जाए, पूजा शुरू हो जाए, इसी हालात में वन मैन शो होगा और वन मैन पार्टी का राज रहेगा, आगे चुनाव होना संभव नहीं है। तो रिजर्वेशन भी खत्म, संविधान भी खत्म, सब खत्म, फिर क्या करेगी? अब ये तो बाकी तो जनता तय करेगी, जब फील्ड में आगे उतर के क्या करेगी। श्रीलंका में जो हाल हुआ है, हो सकता है ऐसे इसी रास्ते में उतरिए जनता मजबूर होकर। क्या लगता है जो है अब 2024 में अगर ये आंकड़े अगर जो सच हो जाते हैं, एग्जिट पोल जो है, क्या जिस तरीके की राजनीतिक दलों की तरफ से दावे जो है किए जा रहे थे, क्या ये सच हो जाएंगे आपको और कैसे हो जाएंगे? क्या इसकी आ रहा है? पहले तो मैं ये दुआ करूंगा कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ तो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरा होगा इसमें। चुनाव तो ये कराएंगे ही नहीं, फिर संविधान में को बदलेंगे ये। व्यापारी आपने देखा जीएसटी किस तरह की है, सोने पे कितनी जीएसटी है, हीरे पे कितनी जीएसटी, कार पे कितनी जीएसटी है, और किसान मजदूर और गरीब जनता लोगों के लिए जितनी भी सारी चीज़ें उस पर कितनी जीएसटी है, सब पे डबल ट्रिपल जीएसटी है, जितने गरीबों के इस्तेमाल की चीज़ें। ये बस आदमी को ये दो ही लोग रहेंगे वहाँ पर। लेकिन क्या संविधान को, आरक्षण को इस तरीके से खतरा हो सकता है जैसी बातें जो कही गई थी? ये उनसे पूछना ना, वो तो बयान दे रहा है ना, उनके जिम्मेदार लोग, पार्टी के प्रत्याशी। 400 पार करा दो, फिर संविधान भी बदल देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे। और जो आरक्षण के हितैषी है, जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे, वो चुप बैठे थे। आज कुछ नहीं, इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन बनेगा। कितना दम लगता है आपको जो है इसमें जो है कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा और जो आपका संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरीके के दावे जो पूरे चुनाव में किए जा रहे थे, क्या ये 24 में अगर ये आंकड़े एग्जिट पोल सही हो जाती है तो लगता है कुछ ऐसा होगा? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जनता का मूड खराब हो जाएगा, जनता का अधिकार छीने जाएंगे तो जनता भी सड़कों पर आएगी। जैसे अभी पिछले उसमें मुसलमानों को एनआरसी से डराया गया था, जब हमें लगेगा हमारा घर बाहर छीनने का नंबर आएगा तो हम भी अपने घर में नहीं बैठेंगे, फिर अपने हक के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। ये संभल के जो है मुस्लिम समाज के लोगों की राय है, जिससे हमने बातचीत की। जो है 2019 के जिस तरीके के जो वोट में जो है कहीं ना कहीं कमी की बात कही जा रही है सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा जो संविधान आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरे चुनाव में ये मुद्दा बन करके उठा विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर मुस्लिम समाज यहाँ का क्या कहता है, इसको लेकर हमने बातचीत की। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।